हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। ये एक और वीडियो है क्लास 10th के लिए कार्बन एंड कंपाउंड का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ कार्बन। देखो, जो नेचर में जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बोनेट के भी फॉर्म में पाया जाता है, वहीं डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जो कार्बन नेचर में प्रेजेंट होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक फ्री स्टेट में भी कौन कौन से, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्री स्टेट में है ये कार्बन। अच्छा, वहीं पे कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, और फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस ये सभी आते हैं। इनमें कार्बन कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है, और फ्री स्टेट में कार्बन अकेला होता है और मतलब किसी के साथ कंपाउंड बना के नहीं रहता। ठीक है, तो अगला है हमारा टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखो, एलोट्रोप्स क्या होता है? कार्बन जिन फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में उन्हें हम एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। जिन भी फिजिकल फॉर्म में कार्बन या कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसे हम एलोट्रोप्स कहते हैं। अच्छा, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एक होता है डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे तीनों के तीनों बन रखे हैं। तो डायमंड भी है, देखो ये डायमंड है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का है और ये बकमिंस्टर फ्लोरीन का है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट में हम डिफरेंस करेंगे। देखो, डायमंड क्या है? डायमंड में जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का वो कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए इस तरीके का, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, वहीं पे अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट में कार्बन हेक्सागन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये हेक्सागन है, एक हेक्सागन ये हो गया, ये हेक्सागन हो गया। ठीक है, तो देखो बहुत सारे हेक्सागन्स जुड़ के एक लेयर बना दे रहे हैं। ये लेयर है और एक दूसरी लेयर है। ठीक है, तो ये किस चीज का है? ये ग्रेफाइट का है। ठीक है, अच्छा, जो इसके ऊपर बन रखा है ये है डायमंड का, ये डायमंड का है। देखो इसमें ये एक कार्बन है, ठीक है, तो देखो ये एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये एक कार्बन। तो इसमें टेट्राहेड्रन के फॉर्म में रहता है। वहीं पे यहाँ पे ग्रेफाइट में कार्बन हेक्सागन्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इनके बीच में हम डिफरेंस करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। जो डायमंड होता है वो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होती है। आपने डायमंड देखा होगा, डायमंड में क्या है? डायमंड बहुत चमकदार होता है। ठीक है, तो उस चमकदार प्रॉपर्टी को ही कहते हैं ब्रिलियंस। ठीक है, वहीं पे ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक, ओपेक का मतलब होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे आपने पेंसिल का लेड देखा होगा ना। ठीक है, तो जो पेंसिल का लेड है वो क्या है बेटा? ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? ओपेक। वहीं पे डायमंड कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, डायमंड में ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नियरबाइंग कार्बन एटम्स, मतलब एक कार्बन एटम्स 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर एक कार्बन है तो देखो एक कार्बन इसके साथ भी जुड़ रखा है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये नीचे वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है। मतलब जितने भी कार्बन होंगे सभी के सभी 4 दूसरे कार्बन के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अच्छा, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 नियरबाइंग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि देखो, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हम, देखो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। देखो यहाँ पे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। ये एक कार्बन है तो ये भी 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। ठीक है, अच्छा, जो ये एक पूरी जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के साथ कैसे बना के रह रही है? वो नीचे वाली लेयर के साथ वीक बॉन्ड बना के रह रही है। जैसे देखो ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये ब्लैक कलर की जो लाइंस है यहाँ पे, ये शो कर रहा है कि ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ एक वीक फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है इट हैज अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रिजिड, मतलब एकदम मतलब सॉलिड टाइप का होता है, और उसमें रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एन हेक्सागोनल एरे। देखो जो ग्रेफाइट होता है उसमें कैसा होता है? शीट लाइक का स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें ही बता रहा था मैं कि एक हेक्सागन्स की शीट बन गई थी, एरे लिखा हुआ ना, तो एरे का मतलब होता है जब बहुत सारे एक जैसे जुड़ जाते हैं तो एक एरे फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो और जो ये जो एक शीट बन रखी है इसमें क्या है? इसमें सारे के सारे हेक्सागन्स के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, सारे कार्बन्स हेक्सागन्स के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वहीं पे सॉरी ग्रेफाइट नहीं, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वहीं पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जो डायमंड होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है और हैवी होता है, वहीं पे जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम ग्रेफाइट को और डायमंड को अगर हम बर्न करते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें। तो ये चीज बताती है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है, प्योर डायमंड और प्योर ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, तो जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो किससे बना हुआ है? सिर्फ कार्बन से बना हुआ, तभी तो कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता। पूरा का पूरा जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है। अगला है इनके यूजेस। देखो डायमंड के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे ज्वेलरी में यूजेस होते हैं डायमंड के। ठीक है, जो डायमंड कटिंग ग्लास को कट करने में भी यूज हो रहा होता है डायमंड। ठीक है, वहीं पे ग्रेफाइट के जो अलग अलग यूजेस हैं, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखा होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। वहीं पे लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के पर्पस में भी यूज किया जाता है इसे। और लेड, पेंसिल का जो लेड अभी एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डायमंड और ग्रेफाइट के यूजेस थे। नेक्स्ट है फ्लोरीन। देखो ये भी एक कार्बन का एलोट्रोप है जिसमें 60 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारे के सारे जो एलोट्रोप्स होते हैं ये सब एक दूसरे के साथ एक फुटबॉल के फॉर्म में बने हुए होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये देखिए सारे के सारे जो कार्बन्स हैं ये इन्होंने अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है कि ये हमें एक फुटबॉल का शेप दिखाई दे रहा है जैसे। ठीक है, अच्छा इट लुक लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरेन। मतलब उन्होंने कहा, बकमिंस्टर फ्लोरेन ने कहा कि ये किसके जैसा दिख रहा है? एक डोम जैसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब एक स्फेरिकल बॉल जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इनके नाम पे ही इसका फ्लोरेन का पूरा नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेन। जो लेटेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन है इसका नाम क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरेन, इनके ही नाम पे है ये। ठीक है, नेक्स्ट है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो कार्बन क्या है? कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो जो कार्बन है इसका नेचर कैसा है? बहुत वर्सटाइल है, इसके यूजेस बहुत सारे हैं। क्यों है इसके यूजेस बहुत सारे? बहुत अलग अलग जगहों पे देखा जाता है। क्यों? ठीक है, देखो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन किस तरीके का बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ही ये इसके जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट 3 मिलियन कंपाउंड होते हैं। 3 मिलियन, बहुत ज्यादा। इतने सारे कंपाउंड बना सकते हैं हम किससे? कार्बन से। ठीक है, देखो जो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके दो फैक्टर्स हैं जो इसका नेचर वर्सटाइल बनाते हैं। पहला है कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो कैटिनेशन क्या चीज होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। देखो अगर एक एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, अगर एक एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। अब देखो जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के, देखो जैसा इसमें शो कर रखा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के देखो बहुत सारे मतलब एक लॉन्ग चेन बना दे रहा है। वो इस तरीके से स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है और क्लोज चेन भी बना सकता है। कैसे? कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? कैटिनेशन की वजह से। क्योंकि कैटिनेशन कहता है कि भैया एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड इजीली बना सकता है।
ठीक है। कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या खाली कार्बन ही है जो कैटिनेशन शो करता है? नहीं, कार्बन के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, जैसे सल्फर। ठीक है, सल्फर भी कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन ये भी कैटिनेशन शो करता है, फास्फोरस ये भी कैटिनेशन शो करते हैं। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ, अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। तो कार्बन की जो अगली प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, किसके साथ बना सकता है 4 बॉन्ड? अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ बना सकता है, और या फिर कोई दूसरे एटम्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, आगे एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो 19th सेंचुरी की बिगिनिंग तक जो हमारे पास जो कंपाउंड्स थे वो एनिमल्स से या फिर प्लांट से मिलते थे, और उन कंपाउंड्स को हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मिनरल से पाए जाते हैं, ठीक है, या मिनरल से बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इट वाज पोस्टुलेटेड दैट वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। मतलब ये माना गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक वाइटल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है बनाने, मतलब उनको फॉर्म करने के लिए बहुत स्ट्रांग फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो जर्मनी में एक साइंटिस्ट थे वोलर। ठीक है, वोलर, उन्होंने क्या किया, 1828 में एक यूरिया को बनाया, किस चीज से? अमोनियम साइनेट से बनाया। क्या था? अमोनियम साइनेट से बनाया। किसको? यूरिया को। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहीं पे अमोनियम साइनेट क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। कहाँ? लैब में बनाया। कहाँ बनाया बेटे? लैब में बनाया। तो खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में ही नहीं पाए जाते, मतलब प्लांट्स और एनिमल से ही नहीं बनाए, मतलब पाए जाते, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? अच्छा, इसमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन। जैसे पेट्रोल क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। हेलो एल्केन्स, ठीक है, अल्कोहल, देखा होगा जो ड्रिंक्स में यूज किया जाता है अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, विनेगर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटे? ये सारे के सारे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।